स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय संगीत के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर सबसे जटिल माना जाता है, लेकिन यही वो विषय है जो एक आम सीखने वाले को एक सफल और बेहतरीन एक्सपर्ट से अलग करता है। हम बात कर रहे हैं भारत के विभिन्न वाद्य यंत्रों, उनके दिग्गज कलाकारों और प्राचीन घरानों की। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि केवल कुछ चुने हुए लोग ही इन तथ्यों को पहचान पाते हैं और इनकी असली ताकत को समझते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक प्राचीन राजा, एक पूर्व राष्ट्रपति और आधुनिक ग्रैमी विजेताओं के बीच आखिर क्या आम बात हो सकती है? अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो प्राचीन काल में राजा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी वीणा बजाने के बेहद शौकीन थे, और पंडित रविशंकर जी को तो सितार के जरिए ग्रामी मिला ही है। इन सभी महान हस्तियों को जोड़ती है एक खास चीज, और वो है शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर उनकी अद्भुत पकड़। तो आज की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले वाद्य यंत्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, फिर तट और सुशीर वादक, और उसके बाद अवनाद के उस्ताद। चौथे हिस्से में महान महिला संगीतकार और अंत में प्रमुख संगीत घरानों पर चर्चा करेंगे। पहला भाग, वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, ध्वनि का विज्ञान। भारतीय संगीत की ठोस बुनियाद समझने के लिए इन 4 वैज्ञानिक श्रेणियों को समझना बिल्कुल जरूरी है। वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से इन 4 वैज्ञानिक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है तट या कॉर्डोफोन, जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तार का इस्तेमाल होता है, जैसे सितार, वीणा और गिटार। दूसरा है सुशीर या एरोफोन, जिन्हें फूंक मारकर या हवा के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी और शहनाई। अब यहाँ एक सच में हैरान करने वाली बात है। हारमोनियम देखने में लगता है जैसे ध्वनि तार या कीज से आती होगी, लेकिन दरअसल ये हवा भरने से बचता है, इसलिए ये भी सुशीर ही माना जाता है। तीसरा वर्ग अवनद्ध है या मेम्ब्रेनोफोन, जहाँ लकड़ी पर चमड़ा मढ़ा जाता है, जैसे तबला या पखावज। और आखिरी है घन या इडियोफोन, जो ठोस धातु से बनते हैं, जैसे झांझ और मंजीरा। ये सटीक टैक्सोनॉमी बहुत सी चीजों को तुरंत आसान बना देती है। दूसरा भाग, तत् और सुशीर वादक। आइए उन ऐतिहासिक शख्सियतों को देखते हैं जिन्होंने इन तारों और हवा के वाद्य यंत्रों को विश्व स्तर पर मशहूर किया। यहाँ एक बहुत ही शानदार तुलना देखने को मिलती है। वीणा जैसे प्राचीन वाद्य यंत्र के भी बेहद अलग अलग रूप होते हैं। एक तरफ मोहन वीणा है, जिसका आविष्कार विश्व मोहन भट्ट जी ने किया था, और बिल्कुल इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र वीणा का जिक्र है, जो एक अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसके प्रमुख और विश्वविख्यात वादक उस्ताद असद अली खान थे, जो खंदरबानी शैली में इसका अद्भुत वादन करते थे। दोनों ही रूपों के पीछे अपना एक लंबा समर्पित इतिहास है। अब इन महान कलाकारों की उपलब्धियों की सूची पर नजर डालते हैं। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ध्यान देने वाली बात है कि वो पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी मिला था। वहीं MS सुब्बुलक्ष्मी जी पहली ऐसी संगीतकार थीं जिन्हें 1998 में भारत रत्न मिला। आधुनिक समय की प्राप्तियों की बात करें तो गणेश राजागोपालन जी को उनके वायलिन वादन और एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 में ग्रैमी मिला। डॉक्टर N राजम जी को पद्म विभूषण की घोषणा हुई। बंसुरी वादक हरिप्रसाद चौरासिया जी को 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। और जब क्लासिकल गिटार की बात आती है तो बृज भूषण कबरा जी का नाम आदर के साथ सबसे ऊपर आता है। तीसरा भाग, अवनाद के उस्ताद, ताल और लय के धनी। चलिए अब ताल और रिदम को संभालने वाले इन दिग्गजों की दुनिया में चलते हैं। तबला वादन की चर्चा हो और उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो बिल्कुल असंभव है। राष्ट्रीय सम्मानों के माध्यम से उनकी यात्रा सच में अद्भुत रही है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। इसके बाद 2002 में पद्म भूषण मिला, और हाल ही में वर्ष 2023 में उन्हें सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सफर संगीत के प्रति उनके अटूट समर्पण की पूरी कहानी बयान करता है। अब इस जटिल जानकारी को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने का एक बेहद मजेदार और असरदार तरीका यहाँ देखते हैं।
एक वाद्ययंत्र है पखावज। अगर गौर करें तो इस शब्द के शुरुआती हिस्से पख को पंख यानी विंग से जोड़ा जा सकता है, और हम सब जानते हैं कि पंख किस पक्षी के सबसे प्रसिद्ध होते हैं? तोते के। तो इस शब्द जोड़ से बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है कि तोताराम शर्मा जी पखावज वाद्ययंत्र के सबसे मशहूर वादक हैं। एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक, लेकिन परीक्षाओं में या संगीत को समझने में ये बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। चौथा भाग, महान महिला संगीतकार। ऐसी कलाकार जिन्होंने परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्रों में नई आशाओं को जन्म दिया। ये दो नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। गिरिजा देवी जी को निर्विवाद रूप से ठुमरी की रानी या क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। उन्होंने इस शैली को एक नई ऊंचाई दी। दूसरी तरफ बागेश्वरी कंवर जी एकमात्र सबसे प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक मानी जाती हैं। शहनाई जैसे श्रम साध्य इंस्ट्रूमेंट पर उनकी ऐसी महारत और सफलता एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन दिग्गज महिला कलाकारों की विरासत को देखकर सच में हैरानी होती है। अन्नपूर्णा देवी जी ने सुरबहार वादन में विश्व स्तरीय महारत हासिल की, जो मैहर घराने से विशिष्ट रूप से जुड़ी थीं। किशोरी अमोंकर जी का नाम जयपुर अतरौली घराने के गायन में सदैव अमर रहेगा। वहीं गंगूबाई हंगल जी किराना घराने की एक महान आधार स्तंभ गायिका रहीं, और बेगम अख्तर जी, उन्हें भला किसी एक घराने में कैसे बांधा जा सकता है? उनकी बेमिसाल आवाज के लिए उन्हें मल्लिकाए गजल का खिताब दिया गया। पांचवां और आखिरी भाग, प्रमुख संगीत घराने, विरासत और परंपरा। अब व्यक्ति विशेष से आगे बढ़कर उन संस्थानों को समझते हैं जिन्होंने इन शैलियों को बचाकर रखा। इससे पहले कि इन घरानों के इतिहास में उतरे, एक सीधा सा सवाल, ये घराना आखिर होता क्या है? दरअसल एक घराना संगीत की एक ऐसी संस्था या परिवार होता है जो एक विशिष्ट शैली और परंपरा को साझा करता है। यह उस महान ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सुरक्षित रखने का एक ऐतिहासिक माध्यम बन चुका है, एक तरह से संगीत का लिविंग डीएनए। तो सबसे अहम बात यह है कि इन मुख्य घरानों की बुनियाद किसने रखी? ग्वालियर घराना देश का सबसे पुराना घराना माना जाता है, जिसकी स्थापना हद्दू, हस्सू और नत्थू खान ने की। किराना घराना अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद खान द्वारा स्थापित हुआ, जिससे आगे चलकर महान पंडित भीमसेन जोशी जी जुड़े। महर घराने की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खान ने की थी, जिसमें बाद में पंडित रविशंकर और अली अकबर खान जैसे दिग्गज शामिल हुए। वहीं बनारस घराने की स्थापना जानकी प्रसाद ने की थी, जिससे पंडित राजन साजन मिश्रा और किशन महाराज जी ने राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। कुछ और क्षेत्रीय रूप से ताकतवर घरानों पर ध्यान देते हैं। पटियाला घराना उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के भेंडी बाजार घराने की महानता इस बात से ही तय होती है कि सुरों की सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने यहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। लखनऊ घराना, जिसे नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण मिला, बेहद विशिष्ट रूप से कत्थक नृत्य परंपरा से जुड़ा है। और सेनिया घराना, जिसे खुद तानसेन के दामाद मिस्री सिंह ने शुरू किया था, वो सुरबहार जैसे वाद्ययंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी हमने पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जिक्र किया था। उनकी आवाज और सुरों पर ऐसी अद्भुत पकड़ थी कि उन्हें यूनिवर्सली 20वीं सदी का तानसेन पुकारा जाता है। जरा सोचिए, पूरी एक सदी में सिर्फ एक ऐसी आवाज। ये संगीत जगत का एक काफी बड़ा सम्मान है जो उनकी असाधारण महानता को बयान करता है। तो अब हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सदियों पुरानी इन संगीत विरासतों को आधुनिक कलाकारों ने बड़ी हिफाजत से बचाया हुआ है। ऐसे में एक असली सवाल दिमाग में जरूर आता है कि इस जीवंत और लगातार आगे बढ़ते हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत में आने वाले कल में किस कलाकार को हम 21वीं सदी का तानसेन बनकर उभरते हुए देखेंगे? ये संगीत का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। इसी दिलचस्प सवाल और विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस विषय को बिल्कुल नए और रोचक तरीके से समझने में मदद की होगी।